सभी को सुशीला दहिया का नमस्कार। आज फिर से मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक को चुना है और इसके अंतर्गत कार्यालय लेखन और प्रक्रिया पर हम बातचीत करेंगे। पिछले एक कालांश में आपने कार्य सूची कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, इस बारे में आपने समझा, जाना और एक तरह से हम आज के ई कालांश की भूमिका वहाँ पर तय कर चुके हैं। तो जो कार्य सूची जो आप बनाई गई थी कि अगली बैठक में कौन से बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और किस तरह से विचार विमर्श करते हुए उनका अनुपालन के लिए दायित्व सौंपा जाएगा, इस पर चर्चा हम अभी करेंगे। तो कार्य सूची निर्धारित कर दी गई थी, सदस्यों को सौंप दी गई थी और बैठक की तिथि भी निश्चित कर दी गई थी। अब ये जो बैठक आरंभ होती है, उस बैठक के अंतर्गत कौन से व्यक्ति क्या सुझाव देते हैं, किन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और किस तरह से उन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर कौन से निर्णय होते हैं। तो इन सभी का जो संक्षेप में जो लेखन होता है, तात्कालिक विवरण होता है, वही एक तरह से कार्यवृत्त कहलाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कार्यवृत्त पर। तो जब कोई बैठक होती है तो उसमें जो अध्यक्ष है, सचिव है, उसमें भाग लेने वाले सदस्य हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और दायित्व होता है सचिव पर कि वह उसको कार्यवृत्त को तैयार करे और तैयार करते हुए जो मुख्य बातें हैं वे कहीं उससे छूट ना जाएं, इसका भी ध्यान रखें। कार्यवृत्त की परिभाषा बनेगी कि किसी बैठक की चर्चा का या किसी सुनवाई का तात्कालिक लिखित विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। संक्षेप, अत्यंत संक्षेप परिभाषा है ये। अत्यंत संक्षेप में परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी बैठक में कोई चर्चा होती है या सुनवाई होती है, उसका उसी समय पर तात्कालिक यानी कि उसी समय पर लिखा गया विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। कार्यवृत्त में एक तरह से हमें जो भी होता है उसका एक सारांश मिल जाता है और उससे उसमें उसकी कार्यवाही से हम अवगत हो जाते हैं और ये सभी कार्य समिति का जो सचिव होता है वही प्रस्तुत करता है और समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में ये सब कार्य होते हैं। सभी सदस्य अपने सभी विचारणीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और विचार विमर्श के उपरांत एक निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय पर सभी की सहमति भी कायम रहती है। इसको हम और भी स्पष्ट करना चाहेंगे इसकी परिभाषा को, ताकि कार्यवृत्त हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए कि वो क्या होता है। जब कोई बैठक होती है यानी कि किसी बैठक की जो कार्य सूची तैयार की गई है और उस कार्य सूची में जितने भी रेखांकित विषय हैं उन पर विचार विमर्श और निर्णय के विवरण को कार्यवृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि किसी बैठक की कार्य सूची में रेखांकित विषयों पर हुए विचार विमर्श और निर्णयों के विवरण को कार्यवृत्त कहा जाता है। इसको इंग्लिश में मिनट्स भी बोलते हैं, यानी कि चल रही मीटिंग के दौरान लिखा गया एक ब्यौरा होता है जिसे प्रोटोकॉल या नोट के माध्यम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कार्यवृत्त में हम क्या क्या शामिल करते हैं, क्या क्या इसमें होना चाहिए। इसमें उपस्थित लोगों की सूची होनी चाहिए, यानी कौन कौन से सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, यानी कि एक तरह से कार्य सूची भी इसमें शामिल होनी चाहिए कि किन मुद्दों पर बातचीत की गई। इसके बाद है कि कौन सी प्रतिक्रियाएं आई नाम सहित, यानी किस व्यक्ति ने किस मुद्दे पर कौन सी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उस मुद्दे को हल करने के लिए, यानी उसका हल निकालने के लिए जो फैसला किया गया उसका भी इसके अंदर जिक्र होता है। इसके अलावा पिछले साल की जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिए गए थे, उसमें जो दायित्व सौंपे गए थे, उसका अनुपालन कितना हुआ, उन्हें क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, इसका भी उसमें जिक्र किया जाता है। अब है कार्यवृत्त और कार्य सूची में अंतर। कार्यवृत्त क्या होता है और कार्य सूची में क्या होती है, दोनों में अंतर हम किस बिंदु से पैदा कर सकते हैं।
एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्यसूची बैठक के आयोजन का आधार होती है, भूमिका होती है। कार्यसूची तैयार हुई तभी बैठक का आयोजन हुआ, कार्यसूची के आधार पर ही बैठक का आयोजन हुआ और कार्यसूची की एक एक प्रति सब सदस्यों को मिल चुकी, उनके पास पूरी तरह से सामग्री तैयार हो चुकी, उसी के आधार पर अगली बैठक का आयोजन होता है। तो यह कार्यसूची होती है कि बैठक के आयोजन से पूर्व विचारणीय मुद्दों की सूची कार्यसूची होती है। और कार्यवृत्त क्या होता है? उसके बाद प्रत्येक बिंदु पर किया गया विचार विमर्श और लिया गया निर्णय कार्यवृत्त कहलाता है। समझ आ गया? यानी कार्यवृत्त कार्यसूची के बाद होने वाला कार्य है। कार्यवृत्त बैठक के दौरान किए गए हर कार्य का लेखा जोखा होता है। यानी कार्यसूची के प्रत्येक बिंदु पर बैठक के दौरान किया गया विचार विमर्श और लिया गया निर्णय कार्यवृत्त कहलाता है। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आपको कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है और आप समझ चुके हैं कि कार्यवृत्त किसे कहा जाता है। अब गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं कार्यवृत्त के दौरान? कार्यवृत्त में जो विवरण लिखा गया है बैठक के दौरान जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन्हीं का होता है और इसमें पूरे सभी कार्यों पर जो विचार विमर्श किया जाता है उसका संक्षिप्त विवरण ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा बैठक में जितने भी लोग उपस्थित थे उनके नाम, उनका पद, उनकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और उनके द्वारा लिए गए अंतिम फैसले सभी कार्यवृत्त में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट तौर पर कार्यवृत्त में क्या होना चाहिए वो आ चुका है। यानी कि बैठक के अंतर्गत सभी व्यक्ति जो भी उपस्थित थे उनके नाम और उनके पद आने चाहिए, उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दी वो आने चाहिए उनके नाम सहित, उनके सुझाव भी नाम सहित आने चाहिए और उन्होंने कौन से फैसले लिए ये भी उसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं उनका भी जिक्र होता है और कौन सा दायित्व अगली बैठक तक जो दायित्व है वो किसे सौंपा गया है और इसका अनुपालन का दायित्व किसके पास है, इसका विवरण भी इसमें दिया जाता है। अब है बैठक में जो कार्यवृत्त होता है उसका प्रारूप कौन सा होता है, ये है इसका प्रारूप, क्या आना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से समझ लें आप। जो प्रारूप होता है यानी कि फॉर्मेट, तो जो कार्यवृत्त होता है उसमें जो आपका पन्ना होता है, आपका जो पेज होता है उसके बाईं तरफ ऊपर, उसके पेज के ऊपर बाईं ओर संस्था का नाम लिखा जाता है। बाईं ओर यानी जो भी संस्था इस बैठक का आयोजन कर रही है उसका नाम बाईं ओर लिखा जाता है और दाहिने तरफ दिनांक लिखी जाती है, वह भी ऊपर, यानी बाईं ओर संस्था का नाम और दाहिने तरफ दिनांक लिखी जाती है। उसके बाद अगला चरण आता है, जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं उनके नाम और उनके पद लिखे जाते हैं। अनुपस्थित लोग अगर बुलाया गया था और वह नहीं आ पाया तो उसका कारण भी लिखा जाता है कि वह क्यों नहीं आ पाया। इसके बाद वे सभी बिंदु लिखे जाते हैं जिन पर चर्चा होनी थी। इसके बाद वक्ताओं ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, वक्ता का नाम भी और उसने कौन सा मुद्दा उठाया ये भी लिखा जाता है। फिर है वक्ता के साथ साथ उसके द्वारा दिया गया सुझाव, ये भी लिखा जाता है। फिर अंतिम होता है मीटिंग में कौन सा फैसला लिया गया और फिर होता है कि पिछले जो कार्यसूची में है उसमें उसका जिक्र होता है, लेकिन इसकी जो कार्यसूची तैयार है उसमें कौन से कार्य किसको सौंपे गए हैं यह भी उसमें लिखा गया होता है, क्योंकि उससे फिर बाद में पूछना होता है ना कि अनुपालन हुआ कि नहीं हुआ, तो कौन सा कार्य किसे सौंपा गया ये भी विवरण उसमें लिखा जाता है। और भविष्य में कब ये बैठक होगी इसका भी इसमें जिक्र किया जाता है, यानी कि उसकी तारीख, उसका दिन भी निश्चित आज की ही बैठक के दौरान कर दिया जाता है। अब मैं अपने जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है उसमें जो उदाहरण दिया गया है इसका किस तरह से कार्यवृत्त लिखा जाता है, मैंने उसी को उठा लिया है यहाँ पर, तो उसी के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ गया है कि इस बैठक का नाम, यानी कि इस संस्था का नाम।
संस्था का नाम लिख दिया गया है कि जो अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक का कार्यवृत्त। इसके बाद यहाँ पर एक तरह से इसकी भूमिका दे दी जाती है कि 17 मई 2005 को ये संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की और इसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन थे। तो ऊपर आपने जिसका आरंभ होता है वो आप समझ चुके हैं कि इसमें किसकी अध्यक्षता में कहाँ पर यह बैठक हुई और इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से सदस्य रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे जो क्रमशः इनका नाम आता है। सबसे पहले जो जैसे मिसेट अब्राहम है, मुख्य कार्यकारी है। उसके बाद है देविका घोषाल, सदस्य है वित्त विभाग की। और राजकुमार मीना सदस्य कार्मिक है। अक्षर पटनायक सदस्य योजना विकास है। यानी कि इनके पद के साथ साथ इनका नाम यहाँ पर दिया गया है जो सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे। तो इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अध्यक्ष है वह क्योंकि अध्यक्षता करता है इसलिए उसका आरंभिक संबोधन उसी का होता है। तो ये संबोधित करता है और संबोधन के दौरान थोड़ा सा सामान्यकरण यहाँ पर आ जाता है। वह अपने हाल ही में की गई यात्रा का जिक्र करता है और वहाँ पर किस तरह से संस्कृति पर आसपास के तत्वों का प्रभाव हो रहा है उसका जिक्र किया है और वहाँ की संस्कृति से हम क्या अनुभव ले सकते हैं इसका भी जिक्र किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ की जो ऑफिशियल कार्यवाही है उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला इन्होंने कार्य किया कि जो इससे पहले, क्योंकि आपने देखा ये 55वीं बैठक है, तो 54वीं बैठक के में जो कार्यवृत्त था उसकी संपुष्टि करना, यानी कि वो सभी कार्य पूरे हुए कि नहीं हुए और उनका अनुपालन किया गया या नहीं किया गया इस बारे में अपनी राय, अपना समर्थन जाहिर करना। उसके बाद दूसरा आ जाता है कि पिछली बैठक में जितने भी निर्णय लिए गए उनका अनुपालन, उसकी समीक्षा करना और अभी तक जो अनुपालन हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में विचार विमर्श करना। अनुपालन हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हुआ है तो उसका कारण जानने का प्रयास करना। अब तीसरा है, अब कार्यसूची में जो अगला बिंदु दिया गया है उस पर ये चर्चा करते हैं कि लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा। ये था उसमें कार्यसूची में बिंदु था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है कि सभी ने इस पर विस्तृत चर्चा की और महसूस किया कि ये पारिश्रमिक 5 साल पहले निर्धारित किया गया था और आज ये अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। तो इन्होंने जो नई दरें हैं उन पर दृष्टि डाली और नई दरों को ही लागू कर दिया। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे कि जो कार्यसूची का बिंदु उठाया और उसके ऊपर विचार विमर्श किया और ये एक फैसला दे दिया। तो सुझाव, इसमें जो विचार विमर्श के बाद जो फैसला आना चाहिए वो भी इसके साथ साथ दे दिया। यानी बिंदुवार इसमें चर्चा की जा रही है कि कार्यसूची का बिंदु उठाया, उस पर आपस में सलाह मशवरा किया, उसके बाद एक फैसला भी यहाँ पर दे दिया। इसके बाद आया है कार्यसूची का बिंदु है कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने पर। तो कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने के बारे में किया एक यहाँ पर समिति गठित कर दी गई है देविका घोषाल के अध्यक्षता में और ये 3 सदस्य समिति है और इसमें अन्य सदस्य सुदीप हेम्ब्रम और आर कृष्णा स्वामी होंगे। तो ये 3 सदस्यों की एक समिति बना दी है और अगली समिति में ये समिति जो है अगले 2 माह में अपनी रिपोर्ट भी दे देगी। तो और ये किसके ऊपर अध्ययन करेगी? राधा नंदन समिति की सिफारिशों पर चर्चा करेगी जिसके माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ाए जाने का कार्य किया जा सकता है। तो इस बिंदु पर भी चर्चा हो गई है। अब 5वां जो बिंदु आता है, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे मोबाइल फ़ोन पर उन्होंने जो व्यय हो रहा है उस पर समीक्षा के लिए अपना पत्र एक लिखा था। तो यहाँ उस पर इस बिंदु को भी इन्होंने शामिल कर लिया है कि और कहा है कि क्योंकि ये बहुत पुराना जो नियम है वो लागू है अभी तक और आज उसकी दरें बढ़ चुकी हैं, तो समीक्षा की उन्होंने और इसके बाद उन्होंने निर्णय ले लिया कि इस संबंधित प्रस्ताव पर वे अपनी स्वीकृति प्रदान
करते हैं। और इसके साथ साथ फिर अगली बैठक का भी निर्णय यहाँ पर ले लिया गया है कि 14 और 15 जुलाई को बंगलौर में अगली बैठक का जो कार्य रूप है वो दिया जाएगा। तो यहाँ आप समझ चुके हैं कि हमने जो मुख्य कार्य किया है वो कार्यवृत्त पर बातचीत करके किया है। और कार्यवृत्त कब लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, इस पर हमने बातचीत की। तो हम इसको संक्षेप में एक बार फिर से दोहरा लेंगे। यानी कि कार्यवृत्त वह होता है जो कि बैठक के दौरान जो भी कार्यवाही होती है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत इस उपस्थित सदस्यों के बारे में लिखा जाता है और जो कार्य सूची में बिंदु दिए गए हैं उन सभी पर चर्चा की जाती है। उन बिंदुवार चर्चा करते समय कौन सा सदस्य किस बारे में कौन सी प्रतिक्रिया देता है, कौन सा सुझाव देता है, इस बारे में भी चर्चा लिखा जाता है। और इसमें अंतिम फैसला क्या लिया जाता है उसके बारे में भी लिखा जाता है। तो कार्यवृत्त में एक तरह से उस बैठक के दौरान होने वाली प्रत्येक गतिविधि का जिक्र किया जाता है। पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उनका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बारे में भी लिखा जाता है। उपलब्धियां क्या रही ये भी लिखा जाता है। और दायित्व अगली जो मीटिंग है उसके लिए जो दायित्व है वो किसे सौंपा गया है, इसके बारे में भी लिखा जाता है। तो कार्यवृत्त एक तरह से उस बैठक के दौरान होने वाली प्रत्येक गतिविधि का लेखा जोखा है, ब्यौरा होता है और अगली बैठक के निर्धारण का कार्य भी ये करता है।